Okay guys, so let us start the second lecture of nitrogen and oxygen family, and this will be the last lecture of this topic. After this we will be doing halogens and noble gases, which is comparatively shorter than this one. ठीक है, और उसमें भी बहुत सारी बातें हैं जो पहले से करी हुई हैं. तो आज के लेक्चर में भले थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाए लेक्चर में, ऐसा मेरे को लग रहा है, बट आज के लेक्चर में इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे. आई होप अभी तक आपने पिछले जो लेक्चर्स हैं ब्लॉक केमिस्ट्री के उसको एक बार तो ज़रूर देख लिया होगा. एक बार देखना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं कॉपी में लिखना है और उनको याद करना है और याद रखना है टिल योर जेई एडवांस 2024. ठीक है, ये सबसे सही समय है ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने का. अभी पढ़िए, ठीक रहेगा, याद रहेगा. हमने यहाँ तक पढ़ा हुआ था पिछले लेक्चर में H2S तक. आज हमको पढ़ना था नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स. चलिए, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं. इन ऑक्साइड्स के जो प्रिपरेशन मेथड्स हैं ये टेबल एनसीईआरटी में भी गिवन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको अच्छे से पढ़िएगा. ठीक है, देखिए सबसे पहले N2O कैसे बनता है. हीटिंग में पढ़ चुके हैं हम N2O को. हीटिंग ऑफ अमोनियम सॉल्ट में जब हम अमोनियम नाइट्रेट पढ़े थे तो हीट करने से N2O बनता है. दिस इज कॉल्ड लाफिंग गैस. बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं चाहिए इसको, लगभग 280 डिग्री सेल्सियस चाहिए, विच इज़ लेस देन 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसको चाहिए होती है. और फिर क्या बताए थे, फर्दर अगर इसको 800 डिग्री का टेम्परेचर मिल जाता है देन इट डिकम्पोजेस टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड दिस इज यूज एज एन एक्सप्लोजिव रिएक्शन. ठीक है, ये प्रॉपर्टीज दी हुई है. तो N2O के बारे में जो बताया गया है वो आप देख सकते हैं. एनेस्थेटिक की तरह काम करता है ये. एनेस्थीसिया जब देते हैं डॉक्टर्स तब यूज़ करते हैं N2O का. काफ़ी थोड़ा वो है ये, मतलब स्टेबल है, आप मान सकते हैं. उतना रिएक्ट नहीं करता, आप N2O के ज़्यादा रिएक्शंस नहीं देखोगे. ठीक है, लाफिंग गैस कहते हैं, कलरलेस गैस है और ऑक्साइड भी न्यूट्रल है. NO की बात करो, रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं प्रॉपर्टीज आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, प्रॉपर्टीज आप देख लीजिएगा. देखिए, अब ये NO को प्रिपेयर करने का एक तरीका है, कॉपर के साथ आप रिएक्शन कराइए. नाइट्रिक एसिड का कॉपर के साथ रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये पहला वाला. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. यहां पर मैं बता दूं, ये नाइट्रिक एसिड कोल्ड एंड डाइल्यूट होना चाहिए. अगर हॉट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज होता है ना तो फिर वो NO2 छोड़ता है. तो यहाँ कोल्ड डाइल्यूट HNO3 है, ये NO बनाता है एंड H2O इज लिबरेटेड एंड कॉपर नाइट्रेट बना. ठीक है, सिमिलरली एक और रिएक्शन है, ये भी प्रेडिक्टेबल है खैर, बिकॉज यू हैव I माइनस एंड HNO2. आपको याद आ रहा है क्या वो रिएक्टिविटी, मतलब ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला जो मैंने वो बताया था टेबल, फिरंगी औरत वाली ट्रिक. तो फिरंगी औरत वाली ट्रिक में आप देखिएगा तो ये जो नाइट्राइट था वो पहले था और फिर याद आई पढ़ाई, तो आई तो सबसे लास्ट में था. सो आई कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय एनीथिंग विच इज प्रेजेंट बिफोर इट इन दैट ट्रिक. So HNO2 will oxidize this, and since it is in +3 oxidation state, the next lower possible oxidation state is +2 and therefore it tends to give NO gas there plus I2. ये NO gas देता है I2 के साथ. प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं. एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर इसको आप ऑक्सीजन दे देंगे तो ये ब्राउन फ्यूम्स बनाने लगता है NO2 के, और अगर आप इसको बहुत हाई प्रेशर पे हल्का हीट करेंगे रूम टेम्परेचर से थोड़ा ऊपर, तो ये जो NO है ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है. ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं NO की. जब इसको हाई प्रेशर पे आप हल्का हीट करेंगे ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है टू NO2 एंड N2O. आप देख सकते हैं +2 से +1 एंड +4 ये जा रहा है, +1 एंड +4 जा रहा है. फाइन. सो ये डिस्प्रपोर्शनेशन हुआ. आगे बढ़ता हूं मैं स्ट्रक्चर्स वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा अभी क्योंकि वो मैंने बॉन्डिंग में पढ़ा दिए हैं. ठीक है, मैं रिएक्शंस की बात करूंगा. N2O3 बनाने का तरीका देखिए. बाय कंडेंसिंग इक्विमोलर अमाउंट ऑफ NO एंड NO2, एक तरह का कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया. ठीक है, ये कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है. और NO में अगर आप ऑक्सीजन दे देते हैं, NO को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो अगला जो बनने वाला है वो N2O3 ही है. ओके, NO व्हेन ऑक्सीडाइज्ड गिव्स N2O3
NO is also a neutral oxide but not N2O3. तो सिंपल रिएक्शन है ये। अब क्या बोला हुआ है, ब्लू सॉलिड है ये, दिस अ ब्लू सॉलिड, दिस N2O3 इज अ ब्लू सॉलिड। एंड एक बात आपको मैं बताऊं, ये ना काफी लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करता है, इसमें दिया नहीं हुआ है। नेगेटिव टेम्परेचर्स होते हैं, उन नेगेटिव टेम्परेचर्स पे ये रिएक्ट करता है N2O3। एंड व्हेन इट रिएक्ट्स विद NaOH इट फॉर्म्स सोडियम नाइट्रेट। और पानी के साथ HNO2, ये तो समझ में आ रहा है, पानी के साथ, यहाँ पर ना ये गलत लिखा हुआ है, मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ, इट इज नॉट N2O, इट शुड बी N2O3। N2O तो न्यूट्रल ऑक्साइड है, कहीं कहीं छोटी मोटी मिसप्रिंट है, वो मैं लेक्चर्स के दौरान सुधार देता हूँ, आप देख लीजिएगा। N2O3 प्लस वाटर गिव्स HNO2, +3 है तो +3 वाला ऑक्जी एसिड बना देंगे। चलिए NO2 आ जाइए, द वेरी फेमस NO2। ये दो रिएक्शन है जो आपने पहले से भी पढ़े हुए हैं। जब भी आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हो, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते हो और किसी मेटल को ऑक्सीडाइज करते हो, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो NO2 ही देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स NO2 ही देता है। जैसे कॉपर को आप ले लें, उसमें आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालें तो वो NO2 देगा, ठीक है। जिंक ले लें, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालें, NO2 देगा, इस तरह से। हाँ, कभी कभी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड पैसिवेट भी कर देता है, तो रिएक्शंस नहीं हो पाते हैं। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज आल्सो नोन फॉर इट्स पैसिवेशन, पैसिवेट भी करता है। जैसे कि क्रोमियम को पैसिवेट कर देता है ये, आयरन को भी पैसिवेट कर देता है। पैसिवेट मतलब क्या होता है, उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। इससे कैसे जम जाती है, आप ऐसे समझ लो, ये ऑक्सीडाइजर भी है, तो मेटल्स को अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है, मेटल्स को अपने ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर देता है। एक और तरीका है सोचने का, वो ज्यादा सही है, वैसे भी सोच सकते हो कि ये नाइट्रेट्स बनाते हैं, बट इतना एक्सोथर्मिक होता है रिएक्शन कि नाइट्रेट्स टूट जाते हैं ऑक्साइड्स में, ऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाते हैं और वो ऑक्साइड की लेयर मेटल के ऊपर चढ़ जाती है, इसको कहते हैं पैसिवेशन। और फर्दर फिर वो मेटल रिएक्ट नहीं करता। बट हाँ, एक और ऑप्शन होता है लैब्स में, अगर आप उसमें सा नाइफ से उसको खरच के निकाल देना ऐसे, किसको, वो जो ऑक्साइड की लेयर जमी हुई है उसको आप अगर निकाल दे, देन योर मेटल इज फ्रेश इनसाइड, इट कैन अंडरगो एनी अदर रिएक्शन इफ यू वांट। ऐसा होता है पैसिवेशन। यहां पर एक और ये रिएक्शन है लेड नाइट्रेट हीटिंग, ये भी हमने हीटिंग में पढ़ लिया है पहले से, और ये 10th क्लास का रिएक्शन है, बता दूं। तो NO2 के बारे में बात करा जाए तो NO2 पॉइजनस भी है, पैरामैग्नेटिक है, एक और इलेक्ट्रॉन है जिसकी वजह से डाइमराइजेशन टेंडेंसी रखता है, तो ये डाइमराइज हो सकता है। पानी डालेंगे ऑब्वियसली दोनों बन जाएगा, ये सब पहले पढ़ा चुके हैं। देन आ जाइए N2O5 में। अब N2O5 क्या है, N2O5 एक्चुअली में नाइट्रिक एसिड का डिहाइड्रेट है। आप HNO3 लीजिए, 2 मॉलिक्यूल्स, उसमें पानी निकाल दीजिए तो N2O5 बन जाता है। इसको बनाने का एक तरीका होता है, नाइट्रिक एसिड को डिहाइड्रेट करते हैं, और डिहाइड्रेट करने के लिए जो एजेंट यूज करते हैं वो है P4O10। अच्छा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है ये P4O10। तो कुछ इस तरह से आप ये रिएक्शन दिया हुआ है P4O10, ये कन्वर्ट होता है HPO3 में, ये कन्वर्ट होता है HPO3 में। मैं बता दूं अब आपको, यहाँ पे अगर कंफ्यूजन हो रहा हो तो एक रिएक्शन अभी हम आगे पढ़ेंगे जहां पर हम P4O10 को जब पानी देते हैं ना, तो हम अल्टीमेटली तो यही बनाते हैं H3PO4, याद होगा आपको, +5 वाला है तो +5 वाला बना दो, ऐसा बताया था आपको। बट ना इस रिएक्शन के बीच में HPO3 बनता है और फिर वो ऐसा बनता है, दिस HPO3 इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज मेटाफॉस्फोरिक, ओके, दिस इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड, तो बीच में ये बनता है। तो इसलिए यहाँ पर जब इसको पानी मिलता है नाइट्रिक एसिड से तो ये HPO3 बनाता है एंड N2O5 बिकॉज दैट HNO3 इज डिहाइड्रेटेड। फाइन, ये यहाँ पर आप उसकी छोटी मोटी प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, वो पढ़ सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर्स आप देख लीजिए। ये N2O3 का स्ट्रक्चर है, दिस इज N2O3 स्ट्रक्चर। इसमें मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, ये तो स्ट्रक्चर ठीक है,
NN बॉन्ड के साथ इन्होंने बताया है एक स्ट्रक्चर, ये इसमें ना एक और स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है, उसको भी ऐड कर लीजिएगा। एक और स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल है NON बॉन्ड के साथ, ये भी स्ट्रक्चर ना इसका एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर है N2O3। दिस इज yet another structure of N2O3 which is acceptable where you have NON linkage। ये भी है, मतलब ये इसका लुईस मतलब इसका ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है, ये अदर स्ट्रक्चर है, और ये माना जाता है that this N2O3 is in dynamic equilibrium between these two structures। एक ऐसा स्ट्रक्चर है। देखो वही बात है, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज इस स्ट्रक्चर से समझ आती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज इस स्ट्रक्चर से समझ आती हैं, तो अल्टीमेटली हमने बोल दिया कि दोनों स्ट्रक्चर डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। हमको नहीं पता ये इससे ऐसे कैसे बना है, बट हाँ ये दोनों स्ट्रक्चर्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम में, ऐसा हम मानते हैं N2O3 के केस में। ठीक है, ये एडवांस में शायद आया भी हुआ था प्रीवियस ईयर। अब ये सब सिंपल स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ बताने लायक नहीं है। P4O6 और इन दोनों का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया आपको पहले, आप थोड़ा डिटेल्स चाहे क्या बैक बॉन्डिंग है, क्या है बॉन्डिंग वगैरह पढ़ सकते हैं। आ जाइए, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड P2O3 दैट इज आल्सो नोन एज P4O6, इसका डाइमर फॉर्म P4O6 है। प्रिपरेशन का तरीका, फास्फोरस को आप जला दीजिए, यू विल गेट P4O6, बट फास्फोरस को जलाने से, कंबशन से P4O10 भी मिलता है, बट वो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पे डिपेंड करता है। अगर 1 के साथ 3 के रेशियो में जलेगा तो P4O10 बनेगा। ठीक है, मेथड दिया हुआ है। अब प्रॉपर्टीज में ये आराम से समझ में आ रही है बात, पानी दिए आराम से समझ में आ रही है। एक चीज ये समझिएगा, एक यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉपर्टी है कि जब आप P4O6 को नॉर्मली डिसॉल्व करते हैं तो बनता ही है, लेकिन जब इसको आप गर्म पानी में डालते हैं तो H3PO4 बनता है। जब इसको आप गर्म पानी में डालते हैं, इस रिएक्शन का कोई तरीका तो नहीं बता सकता मैं हॉट वाटर के साथ, क्योंकि हाइड्रोलिसिस हमने पढ़ी नहीं है। वो हाइड्रोलिसिस जब मैंने पढ़ाया था तो आपको पहले बोला था नॉर्मल कंडीशंस में पढ़ना है, हॉट कंडीशंस में नहीं। लेकिन जब इसमें गर्म पानी डाला जाए तो ये फॉस्फोरिक ही बनाता है और एक पॉइजनस गैस फॉस्फीन निकलती है। फॉस्फीन याद ही कर सकते हो, ऑल्दो उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ऑक्सीडाइज करोगे P4O10 बन जाएगा, क्लोरीन के साथ डालोगे POCl3 एंड PO2Cl बन जाएगा। क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है और कुछ नहीं, ऑक्सीडाइज कर रहा है +5 में। आप देख लीजिए, यहां भी +5, यहां भी +5। क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग फॉस्फोरस टू टू डिफरेंट कंपाउंड्स हैविंग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। P4O10 के बारे में बात कर लीजिए, वही सेम, जलाएंगे तो P4O10 बन जाएगा। ये देखिए पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं, ये हीटिंग दिया हुआ बेटा, ठीक है। इट सबलाइम्स ऑन हीटिंग एट 250 डिग्री सेल्सियस में सबलाइम हो जाता है। और हमने देखा भी था कि अपना फॉस्फोरिक एसिड को हीट कर करके हम यहां तक पहुंचे थे P4O10 तक, याद आ रहा है? बिल्कुल, पायरो बनता था, बीच में मेटा बनता था, ऐसा होता था, वहां तक हमने देखा था। अब ये देखो पानी डालेंगे, जब 2 मॉलिक्यूल्स पानी के लेगा तो HPO3 बनाएगा, फर्दर ये 2 मॉलिक्यूल्स और लेगा तो पायरो बनाएगा, पायरो भी फर्दर मॉलिक्यूल्स और लेगा तो H3PO4 बनाएगा। तो अल्टीमेटली तो H3PO4 बन रहा है, बट अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आपसे पूछा जाए, P4O10 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट पूछा जाए तो पहले HPO3 बनता है, फिर आप H4P2O7 बनाएंगे एंड फाइनली आप H3PO4 बनाएंगे। इसको आप कैसे समझ सकते हो? आप H3PO4 की मैंने आपको हीटिंग पढ़ाई थी, उसी को उल्टा कर लो। कैसे पढ़ाई थी हीटिंग? जब इसको हीट करते थे तो पहले क्या बोला था मैंने, पानी निकाल के देखो, पर फॉस्फोरस हाइड्रोजन कितने हैं वो देखो। तो हीट करोगे तो पहले यही बनता है, एक फॉस्फोरस पे 2 हाइड्रोजन, फिर ये बनता है एक फॉस्फोरस पे 1 हाइड्रोजन, फिर और हीट करोगे तो फिर P4O10 बनता है। तो बस इसकी हीटिंग का रिवर्स रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल आराम से समझ आ रही है बात। देन P4O10 इट डिहाइड्रेट्स कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को भी डिहाइड्रेट कर देता है, SO3 बना देता है उसमें। और P4O10 जब भी डिहाइड्रेट करता है ये HPO3 बनाता है। ये देखिए HPO3 बना रहा है,
फाइन। देन बेस के साथ यूज हो रहा है, थोड़ी एसिडिक प्रॉपर्टी है क्योंकि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, तो बेस के साथ फॉस्फेट बना रहा है, ठीक है। देन कम्स ओजोन। तो ओजोन की प्रिपरेशन देखी जाए तो प्रिपरेशन क्या है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू ड्राई एंड प्योर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रिसिटी देकर उसको इलेक्ट्रोलाइज करके एक ट्यूब आती है, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। स्पेसिफिकली ओजोन बनाने के लिए काम आता है उस ट्यूब का। उस ट्यूब की डिटेलिंग आपको नहीं पढ़नी है, आप बस इतना देखिए कि ऑक्सीजन से ओजोन बनाया जा रहा है। अब ये रिएक्शन में थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहली इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब आप ओजोन बना रहे हैं ऑक्सीजन से तो इसका डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, ये देखिए डेल्टा एच तो पॉजिटिव है, दिख गया, डेल्टा एच पॉजिटिव है। साथ ही साथ आप ये देखेंगे कि 3 मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन के यहां 2 मॉलिक्यूल्स बन रहा है, तो इससे बोल सकता हूं मैं डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, सॉरी डेल्टा एस नेगेटिव है। समझ पा रहे हो? तो भाई अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये रिएक्शन तो कभी भी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता। थर्मोडायनेमिक्स पढ़े होगे, सेकेंड लॉ दिख रहा है, क्योंकि ये कंडीशन अगर लग जाती है तो इट इज नॉट स्पॉन्टेनियस एट एनी कंडीशन। तो ये रिएक्शन कैसे हो जा रहा है? तो बस वही, अगर आपको थोड़ा सा अच्छा नॉलेज है सेकेंड लॉ का तो आपको ये डाउट नहीं आएगा, क्योंकि आपको मैंने बताया कि ऐसे रिएक्शन खुद से नहीं हो सकते। इसी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब खुद से हम एक नॉन पीवी वर्क कर रहे हैं, और ये नॉन पीवी वर्क के थ्रू हम इस रिएक्शन को करा रहे हैं। दिस रिएक्शन इज सेल्फ नॉन स्पॉन्टेनियस, खुद से नहीं हो सकता था, एक नॉन पीवी वर्क हमने किया और उस नॉन पीवी वर्क के थ्रू ये रिएक्शन को प्रोसीड करवा पाए, ठीक है। फिर आ जाइए, हायर कंसंट्रेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रैक्शनल लिक्विफिकेशन ऑफ द मिक्सचर। वही है फ्रैक्शनल लिक्विफिकेशन, आपको पता है क्या होता है। लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन कैन बी मेड बाय यूवी रेडिएशन, इरेडिएशन ऑफ O2। ऑक्सीजन पे यूवी रेज डालते हैं तो वो रेडिकल में टूट के कुछ अमाउंट ऑफ ओजोन बना लेता है। देन O2 को 2500 डिग्री सेल्सियस के साथ हीट भी करते हैं तो भी थोड़ा बहुत ओजोन मिल जाता है। ऑक्सीजन को हीट करके तोड़ते हैं, अगेन वही हो रहा होगा इतने हाई टेम्परेचर पे। ये सब प्रेडिक्ट भी किया जा सकता है कि हाँ यार ओजोन ही बन सकता है। हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा होगा और फिर जाकर दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो रहा होगा। इस तरह से O3 का फॉर्मेशन होता होगा, इस तरह से O3 का फॉर्मेशन होता होगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप पढ़ लीजिएगा कैसा है क्या है। मैं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये शानदार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में, और बेहतर थर्मोडायनेमिकली हम देख सकते हैं ऑक्सीडाइज करता है ये, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थोड़ी ज्यादा होती है जब ये एसिडिक मीडियम में काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, किसको किस में कन्वर्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मोल कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के आजकल ये पूछा जा रहा है, आपको दे देगा बस कि ऑक्सीजन इज ऑक्सीडाइजिंग दिस, हाउ मच ओजोन इज रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडाइजिंग दिस मच ऑफ दिस। तो बैलेंसिंग लगेगी, बैलेंसिंग लगेगी तो रिएक्शन पता होना चाहिए। तो एक्चुअली में लोग उसको फिजिकल का क्वेश्चन मानते हैं, बट वो एक्चुअली में इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, क्योंकि वही पार्ट है जो थोड़ा चैलेंजिंग है। अगर आपको पता है कि ये इसको इसमें ऑक्सीडाइज करता है, ये इसमें रिड्यूस हो जाता है, तो फिर बैलेंसिंग तो एक स्कूल लेवल का बच्चा भी कर लेता है। बैलेंसिंग और मोल कंसेप्ट कोई बहुत टफ कंसेप्ट नहीं होता। अब देखिए किसको किसमें ऑक्सीडाइज करा जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको फाइनल रिएक्शन सी यहां पर नोट कराऊंगा। ये देखिए I माइनस है, I माइनस किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, I2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑब्वियस भी है। और ओजोन किस में रिड्यूस होता है, ऑक्सीजन में, O2 देता है। इधर देखिए एक और इंपॉर्टेंट बात, जब यहां पर आपको एल्कलाइन KI है तो ये कन्वर्ट हो रहा है KiO4 में, KiO3 एंड KiO4 में कन्वर्ट हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ओजोन यूज्ड, क्योंकि I2 में हो नहीं सकता, ठीक है, I2 में हो नहीं सकता। अगर I2 बनेगा भी तो आप समझिए कभी भी एल्कलाइन मीडियम में जब आप ऑक्सीडेशन कराते हैं
I2 में नहीं रह सकता, Br2 में नहीं रह सकता, Cl2 में नहीं रह सकता, क्योंकि ये बेसिक मीडियम में इनकी प्रॉपर्टी ही है कि ये तो I माइनस और IO3 माइनस में डिस्प्रपोर्शनेट हो जाते हैं, तो इसलिए आयोडेट लिखा जा रहा है। और हाँ, ओजोन स्पेसिफिकली इसको पर आयोडेट में भी कन्वर्ट कर सकता है, बट नॉर्मली अगर पूछा जाए आपसे तो आपको ये रिएक्शन लिखना है। नॉर्मली पूछा जाए तो ये रिएक्शन लिखना है। हाँ, पार्ट ऑफ इट ऑल्सो गेट्स ऑक्सीडाइज टू KiO4, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट आपको पूछा जाए तो ये रिएक्शन लिखना है। ये भी करेक्ट है, गलत नहीं है, बस वही बात है। देन सल्फाइड सल्फेट में जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। NO2 माइनस NO3 माइनस में जाएगा, इसमें भी कुछ नया नहीं है। सल्फाइड सल्फेट में जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और आर्सेनाइट भी आर्सेनेट में जाएगा, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। Sn+2 Sn+4 में जाएगा, ये भी सब सही है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, बिल्कुल ठीक है। H2S की बात कर लेता हूं। H2S के बारे में मैंने आपको पिछली लेक्चर में भी बताया था कि H2S एक्चुअली में जाता है सल्फर में। हमेशा आप देखेंगे जब H2S की बात होगी ना, तो आप सल्फर में उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, येलो प्रेसिपिटेट पाते हैं। बाकी नॉर्मल जो सल्फाइड्स हैं, मेटल सल्फाइड्स हैं, वो भले आपको सल्फेट में जाते हो, बट H2S हमेशा सल्फर में जाता है। वो बात अलग है कि सल्फर फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए तो फर्दर ऑक्सीडाइज होके सल्फर फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाए तो वो सल्फेट में जा सकता है, SO3 गैस निकाल सकता है। बट आपको जब H2S विद ओजोन लिखा हो ना, तो आप सल्फर दीजिएगा। खैर, वो क्वेश्चन के डिजाइन से आपको समझ आ जाएगा कि क्या करना है, बट रिएक्शंस आपको पता होने चाहिए। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन, एक यूनिक रिएक्शन है ड्राई I2 के साथ ओजोन का रिएक्शन। येलो क्रिस्टल्स बनाता है I4O9 का। और I4O9 एक थोड़ा अजीब सा स्पीशीज आपको लग सकता है, आयनिक है ये I4O9। देखिए, रिएक्शन विद ड्राई I2, ये थोड़ा यूनिक रिएक्शन बोलूंगा मैं, यूनिक रिएक्शन है। मतलब प्रेडिक्ट कर पाना तो असंभव है। ओजोन के साथ ड्राई आयोडीन का रिएक्शन, इट फॉर्म्स I4O9 के येलो क्रिस्टल्स। और इसका जो फॉर्मूला है, दिस इज एक्चुअली IO3 माइनस आयंस आर देयर, IO3 माइनस आयंस आर देयर। IO3 माइनस के 3 आयंस है, लाइक IO3 माइनस तो आप समझते हैं, O माइनस, O माइनस, O माइनस। दिस इज IO3 minus, IO3 minus, it will have one lone pair also. this iodate ion है, ये सिंपली iodate ion है। और iodate के 3 आयंस आपके पास है, इसके 3 आयंस है मान लीजिए, और आपके पास है I+3। आयोडीन एक I+3 कैटायन बनाता है यहाँ पर, ठीक है। और इसलिए आयोडीन को ऐसा भी बोला जाता है, ये एक रिएक्शन है जो इसका जीता जागता सबूत है कि आयोडीन के पास थोड़ी बेसिक प्रॉपर्टीज है। बेसिक प्रॉपर्टीज कैसे समझ आ रही हैं? बिकॉज एक्चुअली में देखा जाए तो ये पॉजिटिव कैटायंस बना रहा है, पॉजिटिव कैटायन बना रहा है आयोडीन। कभी नहीं देखा होगा आपने, पहली बार देखा होगा, और बहुत रेयर है, 1-2 केसेस ही हैं ऐसे जहां पर ये पॉजिटिव कैटायन बनाता है। और पॉजिटिव कैटायन बनाने का मतलब बेसिक होना होता है, जैसे NaOH। तो जब आप NaCl बना रहे हैं तो Na+ कैटायन कहां से आ रहा है? बेस से आ रहा है, NaOH से आ रहा है। तो इस तरह से आप रिलेट करके देख सकते हो। तो ये है I4O9, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ठीक है, रिएक्शन काफी अच्छा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आ जाओ मॉइस्ट आयोडीन के साथ। देखो, मैंने बोला था जब नॉर्मली पूछा जाए तो IO3 ही बनाना है। ये देखिए IO3 बना हुआ है। सिल्वर ऑक्सीडाइज होगा किसमें? सिल्वर ऑक्साइड ऑक्सीडाइज होगा सिल्वर ऑक्साइड में, Ag+1 ऑक्साइड में। लेकिन एक और बात मैं आपको बताऊं, जब उसको आप और ओजोन देते हो रखे रखे, तो वो AgO में कन्वर्ट हो जाता है, वो AgO में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये AgO होना चाहिए, ठीक है, करेक्ट इट, इट्स AgO। Ag2O AgO में कन्वर्ट होता है। और AgO का कॉम्पोजिशन मैंने आपको शायद बताया था, इट्स नॉट Ag+2 ऑक्साइड, it's not at all Ag+2 oxide, it is actually Ag+1 Ag+3O2-1। ये है ना कॉम्पोजिशन, याद आ रही है? ये कॉम्पोजिशन होती थी इसकी, मैंने आपको डी ब्लॉक केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा ये बात, अच्छी बात है। दिस इज Ag2O2 which is simply written as AgO black,
This is the composition of AgO. फाइन. देन H2O2 के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे तो H2O2 को ये ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रेड्यूस होगा इसमें O2 में, और ये H2O में तो कन्वर्ट होगा. ये बैलेंस करने के लिए आपको H2O लगाना पड़ेगा. इस रिएक्शन में एक चीज थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि किसने किसको ऑक्सीडाइज किया है. इसमें यही थोड़ा सा कंफ्यूजन लगता है, क्योंकि H2O2 बेटा ऑक्सीडाइज होगा तो किस में जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा तो किस में जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा तो ऑक्सीजन में जाएगा. ऑक्सीडाइज हुआ तो किस में गया, ऑक्सीजन में गया. ये रेड्यूस होगा तो किस में जाएगा, ऑक्सीजन में जाएगा. तो ये भी ऑक्सीजन में गया. तो दो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के, ये देखो बैलेंस करने के बाद. और फिर पानी का एक मॉलिक्यूल बैलेंस करने के लिए लगेगा, पानी भी प्रोड्यूस होता है, पानी भी लगेगा. तो इसमें कौन किसको ऑक्सीडाइज कर रहा है ये समझना बहुत जरूरी है. ये बात पूछी जा सकती है. तो ये ही एक बेटर ऑक्सीडाइजर है. फिरंगी औरत को बीच पर देख, औरत O3 यही था ना, तो ये सबसे ऊपर है, तो यही इसको ऑक्सीडाइज करता है. ये बात का ज्ञान आपको होना चाहिए. दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर. डन. आगे बढ़ते हैं. अभी SRP से सपोर्ट करा है उसको, ठीक है. SnCl2, देन दिस इज ब्लीचिंग एक्शन दिया हुआ है. फिर ओजोनोलिसिस आप पूरा पढ़ चुके हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. एंड ये भी रिएक्शन आपको मैंने पहले पढ़ाया कि KOH के साथ ओजोन का जब रिएक्शन कराते हो तो ओजोनाइड बनता है. ओजोनाइड विच इज ऑरेंजिश सॉलिड, और दिस इज हैविंग द फॉर्मूला ऑफ K+1 O3 माइनस. ठीक है. ओजोनाइड ओजोन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एक तरह से बोला जाए तो रेड्यूस हो जाता है. ठीक है, रेड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ओजोन KOH के साथ. इट फॉर्म्स ऑरेंजिश सॉलिड. रिएक्शन ध्यान रखिएगा, ओजोनाइड बनता है. अब ओजोन का एक टेस्ट है. इसका एक टेस्ट तो ये है कि एल्कोहलिक बेंजिलिडीन को, एल्कोहलिक बेंजिलिडीन दिस डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल, इसको ओजोन ऑक्सीडाइज कर देता है. अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन ब्लू कलर का टर्न हो जाता है. ये बस किस चीज में ऑक्सीडाइज करता है, वो बहुत सारे पार्शियल ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसकी बात नहीं करनी है. कुछ तो अननोन्स भी हैं. बट आपको ये पता होना चाहिए कि ब्राउन कलर के अगर फिल्टर पेपर में शोक करके करोगे तो फिल्टर पेपर ब्राउन हो जाएगा, अदरवाइज सॉल्यूशन जो है वो ब्राउन हो जाएगा. ठीक है, दिस इज डन. and this is not shown by H2O2. fine, this is ओजोन का टेस्ट. एक और है टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी. ये भी एक टेस्ट है. जैसे मर्क्यूरी होता है, जब आप उसको देखते हैं मर्क्यूरी में, तो वो काफी मोबाइल लिक्विड है. आप ऐसे छूते हो तो देखते हो इधर भाग जाता है. ठीक है, और जो टेस्ट ट्यूब है उसके वॉल्स के साथ वो चिपकता भी नहीं है. अब ये रिएक्शन मैं आपको फील तो नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि आंखों के सामने से देखोगे तभी समझ आएगा. बहुत फेमस है, यूट्यूब में सर्च कर लेना, कोई ना कोई उस पर प्रैक्टिकल वीडियो बनाया ही होगा, दिख जाएगा आपको. टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी. इसमें क्या होता है कि ओजोन जब आप डालते हैं मर्क्यूरी में, तो मर्क्यूरी एक्चुअली में मर्क्यूरी रह नहीं जाता, वो ऑक्सीडाइज होता है. मर्क्यूरी एक्चुअली में मर्क्यूरी नहीं रह जाता, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है. और ऑक्सीडाइज हो जाने की वजह से, लुक, इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज टू H2O, Hg2 2+O2. तो ये इस तरह से मर्क्यूरस ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाता है ओजोन के साथ. और इसकी वजह से मर्क्यूरी अपनी जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है वो छोड़ देता है. वो छोड़ देता है मतलब वो चिपकने लगता है अपने टेस्ट ट्यूब के वॉल्स में ना, चिपकने लगेगा और एक टेल सा बनेगा उसमें. बिकॉज ये जो है ना वो डिसॉल्व हो जाता है मर्क्यूरी में, वो डिसॉल्व हो जाता है. तो उसकी वजह से मर्क्यूरी जो नॉर्मली जैसा बिहेव करता है वैसा नहीं, एक टेल सा बन जाता है उसमें, मर्क्यूरी में टेल सा बन जाता है इसके डिसोल्यूशन की वजह से. और वो चिपकने लगता है वॉल्स में, वॉल्स में चिपकने लगता है. उसकी मोबिलिटी काफी घट जाती है. देखो लिखा होगा, प्योर मर्क्यूरी इज मोबाइल लिक्विड बट व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ओजोन इट्स मोबिलिटी डिक्रीजेस एंड इट स्टार्ट्स स्टिकिंग टू द सरफेस ऑफ द ग्लास फॉर्मिंग अ टेल ड्यू टू द डिसोल्यूशन ऑफ Hg2O मर्क्यूरी सबऑक्साइड इन Hg. सो ये दो टेस्ट है मर्क्यूरी के, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी ओजोन के, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट फिर भी देखा जा सकता है. देन कम्स द
सल्फर डाइऑक्साइड्स, सल्फर के ऑक्साइड्स के रिएक्शन है। तो सबसे पहले सल्फर के ऑक्साइड्स, वही प्रिपरेशन, सल्फर को लीजिए, सल्फर को जलाइए तो SO2 बनेगा। दूसरा एक रिएक्शन और होता है, आप जिप्सम को लीजिए, ये भी एक बनाने का तरीका है, जिप्सम को लीजिए, कार्बन के साथ रेड्यूस कर दीजिए, तो जिप्सम रेड्यूस होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O वो रेड्यूस होता है, तो फिर अगेन आपका सल्फर +6 से +4 में आता है, SO2 मिलता है। ये रिएक्शन दिया होगा, SO2 मिलता है, CO2 मिलेगा ही क्योंकि ये रेड्यूस कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो लार्ज स्केल में वैसे मिल जाता है ये। और SO2 की प्रॉपर्टीज आपको भली भांति पता है, ठीक ठीक से पता है आपको SO2 की प्रॉपर्टीज, बहुत हद तक मिलती जुलती प्रॉपर्टीज है CO2 के जैसे। लाइम वाटर वाला टेस्ट, बरीटा वाटर वाला टेस्ट, देन ये रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है, KMnO4 सोल्यूशन को रेड्यूस कर देता था, वगैरह वगैरह, ये सब टेस्ट आपको पता है। ये रेड्यूसिंग एजेंट तो है, बट कभी कभी ये ऑक्सीडाइज भी हो जाता है, कभी कभी ऑक्सीडाइज भी हो जाता है अगर आप बड़ा स्ट्रॉन्ग, सॉरी रेड्यूसिंग एजेंट है तब तो ऑक्सीडाइज ही होगा, मेरा बोलने का मतलब है कि कभी कभी ये रेड्यूस भी हो जाता है। अगर एक शानदार रेड्यूसिंग एजेंट आप लेकर आए, अगर एक शानदार रेड्यूसिंग एजेंट आप लेकर आते हैं तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड है ये कभी कभी रेड्यूस भी हो जाता है। किस में रेड्यूस हो सकता है? ये रेड्यूस हो सकता है सल्फाइड में। सर सल्फर में भी तो जा सकता है, जा सकता है, लेकिन बता रहे हैं ना आपको सल्फाइड में जाता है, सल्फाइड में जाता है, रेड्यूस होता है सल्फाइड में। या फिर थायोसल्फेट भी बन सकता है, H2O3, H2O3 2- भी बन सकता है। तो कौन है ऐसे लोग जो इसको रेड्यूस कर देंगे? ऑब्वियसली सबसे स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट्स कौन है? मेटल्स हैं, पोटेशियम मेटल मैग्नीशियम मेटल के साथ ये रिएक्शन करता है, ठीक है। ये दो रिएक्शन इसके हैं मेटल्स के साथ। ये देखिए, neither burns nor help in burning, but burning magnesium and potassium can continue to burn in atmosphere of SO2। प्रमोटर नहीं है ये बिल्कुल बर्निंग का, बट मैग्नीशियम और पोटेशियम इसके साथ रिएक्ट कर लेते हैं। उनमें आप अगर SO2 डालोगे वो फिर भी जलते रहेंगे, दे डोंट केयर, क्योंकि वो SO2 के साथ रिएक्ट करके SO2 को बदल दे रहे हैं मैग्नीशियम सल्फाइड में। ये देखिए सल्फाइड में रेड्यूस कर दे रहे हैं। ये सल्फाइड तो ठीक है रेड्यूस नहीं हुआ, ये देखो थायोसल्फेट में गया, रेड्यूस हुआ पोटेशियम के साथ। बहुत स्पेसिफिक रिएक्शन है। इसके साथ ये क्यों बना, इसके साथ ये क्यों बना, उस पर कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब एसिडिक ऑक्साइड है, SO2Cl2 बन जा रहा है, इधर इधर आप प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टस में रिएक्शन करा रहे हो तो SO3 बन रहा है। या आप देखोगे सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में भी ये प्रोसेस काम आता है, पहले उसको ऑक्सीडाइज करते हैं SO3 में, फर्दर फिर ओलियम बनाते हैं। PbO2 के साथ SO2 रेड्यूस कर रहा है, देखिए नॉर्मली रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, रेड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यहाँ भी देखिए रेड्यूसिंग एजेंट, सब जगह रेड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज हो रहा है खुद। देखो क्लोरीन भी इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, देखो +6 में चला गया, यहाँ भी +6 में चला गया, यहाँ भी +6 में चला गया, और लेड को +4 से +2 में भेज दिया। सिंपल रिएक्शन है, प्रेडिक्टेबल है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पानी के साथ ये H2SO3 बनाएगा और पानी डालेंगे तो वो H2SO4 बना सकता है, फाइन। रिड्यूसिंग नेचर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन, ओके। अब देखिए इसके थोड़े रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शंस देख लीजिएगा, काम आ सकते हैं ये रिएक्शंस, एक बार नजर दौड़ा लेते हैं इन पे। SO2 प्लस क्लोरीन, तो क्लोरीन रेड्यूस हो जाएगा क्लोराइड में और SO2 सल्फेट में, क्लियर है, कोई नई बात नहीं है, भूलेंगे भी नहीं आप इसको। देन KiO3 और SO2, तो KiO3 मतलब IO3- रेड्यूस होगा I2 में, और SO2 ऑक्सीडाइज होगा सल्फेट में, डन, ठीक है। देन K2Cr2O7 Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक सल्फेट फेरक्स सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ भी नया नहीं था, खास नहीं था, पता है ये सब बातें। KMnO4 Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और कलर की भी बात हो गई यहाँ पर, कलर भी आप समझते हैं क्या होगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर देखिए, अगर बहुत कभी कभी ऑक्सीडाइज भी करता है ना, अगर आप अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट लाएं। ये लीजिए पहला रिएक्शन H2S वाला,
H2S को ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फर में, Sn+2 को Sn+4 में, Hg22 प्लस दैट इज Hg+1 को Hg+2 में, CO को ऑक्सीडाइज करता है CO2 में, Fe को ऑक्सीडाइज करता है Fe+2 में। ये कुछ important reactions हैं because SO2 is generally seen as a reducing agent, but there are few reactions which supports its oxidizing power। तो वो उनमें से कुछ रिएक्शन है, देख लीजिएगा ये रिएक्शंस को। और ये समझ में भी आता है यार, क्योंकि सल्फाइड तो रिड्यूस हो नहीं सकता, ये +2 रिड्यूस हो नहीं सकता, ये +1 चलो बोलोगे आप मर्क्यूरी में जा सकता है, बट वो रिएक्शन होता नहीं, रेयर है काफी। CO रिड्यूस हो नहीं सकता, Fe रिड्यूस हो नहीं सकता, तो ये तो ऑक्सीडाइज ही होंगे ना, ये तो ऑक्सीडाइज ही होंगे, ऑब्वियस है, ऑब्वियस है। देन ब्लीच की तरह भी काम करता है, SO2 भी ब्लीचिंग है। ये जो नेसेंट हाइड्रोजन दे रहा है, नेसेंट हाइड्रोजन वो जो कलर्ड मैटर्स हैं उनको रिड्यूस कर देता है, और रिड्यूस करने के बाद वो कलरलेस हो जाते हैं, इस तरह से ब्लीचिंग एक्शन परफॉर्म करता है। ओजोन भी नेसेंट ऑक्सीजन देके उनको ऑक्सीडाइज कर देता था, ऑक्सीडाइज करने से वो अपना कलर लूज कर देंगे बिकॉज वो केमिकली बदल जाते हैं, दैट्स द पॉइंट, ठीक है, वो केमिकली बदल जाते हैं बस। यूजेस ऑफ दिस, एंड देन कम्स SO3। SO3 बनाने का तरीका देखिए, पहला रिएक्शन दिया हुआ है P4O10 H2SO4। H2SO4 को ये डिहाइड्रेट कर रहा है, असल में डिहाइड्रेट कर रहा है, तो डिहाइड्रेट करके HPO3 बना सकता है। फिर अब वो बैलेंसिंग पे डिपेंड करेगा, H2P4O7 बना सकता है, सॉरी H4P2O7 बना सकता है, एंड ये भी फर्दर H3PO4 बना सकता है। तो जब भी P4O10 पानी पाता है या किसी को डिहाइड्रेट करता है तो वो ये बना सकता है, ये बना सकता है, ये बना सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये बनाता है। बट सल्फ्यूरिक एसिड से देखिए, लेकिन आप सल्फ्यूरिक एसिड को अगर देखेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड में 6 मॉलिक्यूल्स में से पानी निकाला जा रहा है, तो 6 मॉलिक्यूल्स में से पानी निकाला जा रहा है, तो this P4O10 will get 6 molecules of water, and when it gets 6 molecules of water it gets converted to H3PO4। क्या ये भी वही बात है कि पता होना चाहिए कि इस केस में H3PO4 में जाता है, ठीक है, पता ही होना चाहिए, इसमें और कुछ नहीं कर सकते, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे पूछते हैं सर दोनों ही डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, ज्यादा अच्छा कौन होता है, तो याद रख लो रिएक्शन एक एविडेंस है कि P4O10 ज्यादा अच्छा होता है, P4O10 ज्यादा अच्छा होता है, ये आपके पास हुआ। फेरस सल्फेट रिएक्शन, फेरिक सल्फेट फेरस सल्फेट दोनों की हीटिंग याद है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हीटिंग आपको मैंने पढ़ाई थी, फेरिक की बताई थी SO3 बनता है, फेरस में बताया था SO2 भी बनता है, SO3 भी बनता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन, याद रखिएगा उसको। SO2 को प्लेटिनम के साथ ऑक्सीडाइज करते हैं, SO3 बनता है, ठीक है। फेरस सल्फेट याद रखिएगा भाई, भूलिएगा नहीं, फेरस सल्फेट में SO2 भी बनता है और SO3 भी बनता है। खैर SO3 को गैस की तरह हम बना रहे हैं क्योंकि हीट करते हैं तो गैस की तरह होता है, बट रूम टेम्परेचर में थोड़ा लिक्विड के आसपास होता है, वो 16-17 डिग्री उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है और 40 डिग्री में बॉईल हो जाता है, तो लिक्विड रेंज बहुत छोटा है। तो SO3 लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बट हम जनरली जब पढ़ते हैं तो उसको हीटिंग रिएक्शंस में पढ़ते हैं, और हीटिंग के वक्त वो 40-50 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर हो जाता है तो हम गैस बना के उड़ा देते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे थोड़ा लिक्विड काइंड ऑफ होता है। प्रॉपर्टीज यहाँ बताया गया होगा। SO3 के एलोट्रॉप्स हैं कुछ, तो कुछ जो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं उसकी बात हो रही है। एक गामा SO3 है, पूरी तरह से प्रॉपर्टी है वो पढ़ना पड़ेगा। गामा SO3 आइस लाइक स्ट्रक्चर है, एंड साइक्लिक ट्राइमर SO3 होल थ्राइस, इसके स्ट्रक्चर्स बहुत प्रचलित हैं। आप ये देखिए, दिस इज गामा SO3, वन ऑफ द एलोट्रॉप्स ऑफ SO3। इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह का बनता है, ठीक है, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है। और इसी गामा S3 को अगर लंबे समय के लिए छोड़ देंगे, पानी वानी डाल देते हैं ना इसमें, थोड़े बहुत ट्रेसेस ऑफ वाटर है तो कैटेलाइज हो जाता है, और ये फिर अल्फा SO3 या बीटा SO3 जो कि एक लीनियर पॉलीमेरिक टाइप स्ट्रक्चर होता है उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज योर, वही लिखा भी हुआ होगा, देख लीजिएगा, अल्फा SO3 बीटा SO3 मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी ज्यादा है, इनफाइनाइट हेलिकल चेन ऑफ सल्फेट यू शेयरिंग दिस टू कॉर्नर, दिस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू द चेन फॉस्फेट्स। अल्फा SO3 मेल्टिंग पॉइंट थोड़ी और ज्यादा है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर एलोट्रोप है, is most stable form and it is made of
chains cross linked into sheets, both look like asbestos and comprise bundles of white silky needles. तो ये आपका स्ट्रक्चर है SO3 का। SO3 के चेन्स ऐसे होते हैं, ठीक है सर। ये अल्फा का है कि बीटा का है? ठीक है, ये बीटा का है, और अल्फा वाले में इसी के दो शीट्स बना लो और दोनों को क्रॉस लिंक कर दो, तो सोच लो नहीं आएगा ये सब बनाने, बट ये पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है। ईच ऑक्सीजन इज शेयर्ड बाय 2 यूनिट्स। जैसे आपको मैंने वो बनाया था ना, सिलिकेट्स बताया था, ऑर्थोसिलिकेट, पाइरोसिलिकेट, कुछ उसी तरह से सोचो। बट जब ये ऐसे दो लेयर्स क्रॉस लिंक करेंगे जैसे ग्रेफाइट में करते हैं, तो वो फिर बनेगा तुम्हारा अल्फा SO3। बाकी नॉर्मली एक शीट में बनेगा, तो ये है बीटा SO3। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये गामा SO3 का ट्राइमर जो है ना, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ध्यान रखना, SOS लिंकेज इसमें होती है। फाइन। देन कम्स SO3 का एसिडिक नेचर, क्या क्या बोला जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं क्या क्या बोला जा रहा है। एसिडिक नेचर, सो डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। पानी में डिसॉल्व हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है। फाइन। SO3 विथ वाटर दिस। अब इसमें क्या किया जाता है कि अगर H2SO4 में आप SO3 मिलाएं तो ओलियम बनता है, तो ये बनता है ओलियम। और ये सल्फ्यूरिक एसिड के प्रिपरेशन का तरीका भी है। मार्केट में सल्फ्यूरिक एसिड आप जब कमर्शियल मार्केट में देखेंगे तो ये ओलियम के फॉर्म में ही अवेलेबल होता है। फिर उसमें पानी डाल दिया जाता है तो डिजायर्ड कंसंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है। तो एक्चुअली वो ओलियम ही बनाया जाता है। पहले SO3 लेते हैं। अब आप बोलोगे कि सर यहां पर भी तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये ईल्ड थोड़ी पुअर होती है, ईल्ड थोड़ी पुअर होती है, इसमें बहुत अच्छे से रिएक्शन नहीं हो पाता, सल्फ्यूरिक एसिड बहुत अच्छे से बन नहीं पाता अच्छे ईल्ड में। बनता सल्फ्यूरिक एसिड है बट यील्ड वाइज वो नॉन प्रॉफिटेबल है, तो वो नहीं बनाया जाता है। तो H2SO4 से पहले ओलियम बनाते हैं, SO3 में डिसॉल्व करते हैं उसको, मतलब SO3 को H2SO4 में डिसॉल्व करते हैं, फिर आपका बनता है ओलियम, और फिर ओलियम में पानी डाल के डिजायर्ड कंसंट्रेशन का H2SO4 बना दिया जाता है। दिस इज ऑल्सो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। आगे आएगा ऑक्जी एसिड में, तो देखेंगे। अब आइए देखिए, ये H2SO4 SO3 ओलियम, ठीक है। SO3 और HCl सिंपल रिएक्शन है, एसिड बेस रिएक्शन है और कुछ नहीं, एसिड बेस रिएक्शन है सिंपल, ठीक है। क्लोरोसल्फ्यूरिक एसिड ये बन रहा है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, फाइन, SO3 तो ऑक्सीडाइजिंग ही होगा। सल्फर के साथ देखो SO2 बना रहा है, ये सब प्रेडिक्टेबल रिएक्शन है। PCl5 के साथ क्या कर रहा होगा? यहां पर ये ऑक्सीडाइज किसको कर रहा है? फास्फोरस को तो कर नहीं सकता। ये रिएक्शन एक जरूरी रिएक्शन है, POCl3 बन रहा है इसमें, POCl3 बन रहा है इसमें, और इसमें ऑक्सीडाइज बेटा क्लोराइड हो रहा है, ठीक है। क्लोराइड ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखिए SO2 बना है तो कुछ ऑक्सीडाइज हुआ होगा। इसी तरह से HBr में ये Br2 बन रहा है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। वो जो लिस्ट हमने लिखा है ना, वो जो लिस्ट लिखा है उसमें आप ये पाएंगे कि SO3 तो था नहीं, लेकिन आप SO3 को थोड़ा थोड़ा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की तरह भी सोच सकते हो। एक्शन लगभग उसी तरह का है, तो वहां भी कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड HBr को ऑक्सीडाइज करता था ना ब्रोमीन में, तो वैसे ही यहाँ पर SO3 भी वही कर रहा है। देखो ब्रोमीन में ऑक्सीडाइज कर रहा है और SO2 निकल रहा है, तो एक्शन उसी तरह का है। फास्फोरस को ऑक्सीडाइज करेगा अपने +5 में, P2O5 में, और SO2 दे रहा है। ऑल्दो ये प्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर भी मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार ही लेक्चर देना है तो इसको बता दिया जाए। नाउ कम्स द ऑक्जी एसिड्स। अब आ चलते हैं हम ऑक्जी एसिड्स में, और सबसे पहले बात हो रही है ऑक्जी एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के मुख्यतः अगर देखे जाए तो 3-4 ऑक्जी एसिड्स हैं, और उसमें भी जो ज्यादा रिएक्शन पढ़ने हैं वो दो ही के हैं। एक है नाइट्रस एसिड HNO2, एक है नाइट्रिक एसिड HNO3, एक है हाइपोनाइट्रस एसिड H2N2O2। हाइपोनाइट्रस एसिड में नाइट्रोजन होगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, सब स्ट्रक्चर्स पहले बनवा चुके हैं, ठीक है, और फिर वो डाइमराइज हो जाता था। ये पर नाइट्रिक भी पहले बता चुके हैं, और पर ऑक्सी भी देख लीजिए आप, वही चीज है HNO4, दिस इज पर नाइट्रिक एसिड और पर ऑक्सी नाइट्रिक एसिड,
एंड दिस इज परऑक्सी नाइट्रस एसिड। ठीक है, ये कुछ परऑक्सी एसिड्स हैं, फाइन। अब आप अगर आ जाए नाइट्रस एसिड की प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन में, मेन तो नाइट्रिक एसिड आएगा इसमें, जो थोड़ा ज्यादा पढ़ने वाला है वो नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रस एसिड में कुछ खास नहीं है। HNO2 अगर आप थोड़ा कंसंट्रेट करते हो, थोड़ा ज्यादा अमाउंट में कंसंट्रेट करते हो HNO2 को, तो डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है NO और HNO3 में। तो ये रिएक्शन लिखा होगा NO और HNO3 में, ये प्रॉपर्टी है सिंपल उसकी। HNO2 ऑक्सीडाइज भी कर सकता है अगर बहुत ही फुद्दू रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं उसके सामने, इस तरह से I-, जिसको कोई भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, बहुत ही गंदा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट I-, तुरंत I2 में जाएगा। Sn+2 Sn+4 में जाएगा, वही फेरस फेरिक में चला जाएगा, सल्फाइड्स सल्फेट्स में चले जाएंगे। तो HNO2 इनको जो छोटे छोटे ऑक्सीडाइजर्स हैं जो किसी को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते, उनको ये आपका नाइट्राइट आयन भी ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन है। KMnO4 इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, देख लीजिए KMnO4 के सामने नहीं चलती इसकी। KMnO4 को चाहे कि ऑक्सीडाइज कर देगा, असंभव, नहीं हो पाएगा। ठीक है, नाइट्राइट लिस्ट में देखो ना, नीचे आ रहा था यार, वो लिस्ट में देखो नीचे आता है। नाउ कम्स नाइट्रिक एसिड, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन नाइट्रिक एसिड। और अभी फिलहाल मैं नाइट्रिक एसिड के यहाँ जो रिएक्शंस दिए वो ठीक है, फिर नाइट्रिक एसिड के सभी रिएक्शन जो सॉल्ट एनालिसिस में भी हमने पढ़े, सभी को कंबाइन करके नाइट्रिक एसिड पे एक लेक्चर में बनाऊंगा फॉर श्योर, क्योंकि सबसे कंफ्यूजिंग एसिड है ये, इसके रिएक्शंस बड़े कंफ्यूजिंग है। तो बिल्कुल एकदम वेल रिसर्च्ड एक आपको वीडियो बना कर दूंगा मैं नाइट्रिक एसिड पे। फिलहाल इसमें जो बातें लिखी हैं वो भी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। क्या है ना, नाइट्रिक एसिड के बारे में आप हर जगह अलग अलग थोड़ा थोड़ा पढ़े हो, जैसे PBS वगैरह का, गैलेना वगैरह का आपने देखा था, डिजोल्यूशन होता था तो NO निकलता था, कहीं NO2 निकल रहा है। तो नाइट्रिक एसिड पे हम देखेंगे डिटेल, एक वीडियो बनाएंगे बाद में। सबसे पहले प्रिपरेशन, तो आप सोडियम नाइट्राइट को H2SO4 में डालेंगे तो नाइट्रिक एसिड बनता है, लैबोरेटरी प्रिपरेशन मेथड है ये। लार्ज स्केल में ऑसवाल्ड प्रोसेस में बनाते हैं। ऑसवाल्ड प्रोसेस में देखो पहले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और ये NCERT में भी गिवन है। तो NCERT में जो गिवन रहता है ना, थोड़ा JEE वाले पता नहीं क्यों आजकल थोड़ा प्रेफरेंस सा दे रहे हैं उनको, पता नहीं, ऐसा देखने को लगता है कि थोड़ा प्रेफरेंस मिल जाती है NCERT को। तो अब देखिए, ये अमोनिया पहले ऑक्सीडाइज करते हैं, NO में जाता है, फिर NO को फर्दर NO2 में ऑक्सीजन देके ऑक्सीडाइज करते हैं और NO2 में डाल देते हैं पानी। NO2 में पानी डालेंगे तो क्या होगा, HNO3 बनेगा और HNO2 बनेगा। बट HNO2 तो वैसा रह नहीं पाता। HNO2 जब बहुत कंसंट्रेट हो जाता है तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाता है HNO3 और NO में, बस वही रिएक्शन है। यहाँ पर भी बना HNO2 भी रहा होगा, बट वो फर्दर कन्वर्ट हो गया HNO3 और NO में। सो दिस इज द रिएक्शन। एक बात और देखिए कि डिस्टिलेशन से 68% तक ही इसको कंसंट्रेट करते हैं, क्योंकि इस पॉइंट पे ये एजियोट्रॉप बना लेता है। याद है एजियोट्रॉप लिक्विड सॉल्यूशंस में बहुत डिटेल में पढ़ाया हूँ। तो एजियोट्रॉप बना लेता है 68% में, और इस वजह से डिस्टिलेशन से फर्दर उसको आप नहीं कर सकते और कंसंट्रेट, क्योंकि आपके पास एजियोट्रॉप बन गया। लेकिन अगर उसमें आप कुछ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह डालें तो वो नाइट्रिक एसिड में से पानी हटाता है, उसको डिहाइड्रेट करता है, और उस डिहाइड्रेशन के थ्रू एक बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड मार्केट में अवेलेबल है, दैट इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 98% का कंसंट्रेशन है, काफी कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है वो। फिजिकल प्रॉपर्टीज ये सब देख लीजिएगा, पानी में डाल रहे हैं तो एसिड की तरह काम कर रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज नाउ कम्स, ये ऑक्सीडाइज करता है, ये ऑक्सीडाइज करता है। ये देखिए लिखा हुआ है, क्रोमियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये इसमें डिसॉल्व नहीं होते बिकॉज पैसिवेट हो जाते हैं। पैसिवेशन के बारे में आपको मैंने बता दिया। एक्चुअली में सिर्फ क्रोमियम और एल्यूमिनियम ही नहीं है, कुछ और भी मेटल्स हैं जो पैसिवेट होते हैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक के साथ, जैसे कि ये है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सभी पैसिवेट होते हैं। एल्यूमिनियम है, ऑल दीज गेट्स पैसिवेटेड विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ये सब पैसिवेट होते हैं। ठीक है, अब देखो अलग अलग तरफ से अलग अलग रिएक्शन मिल रहे हैं। पहले लिखा हुआ है मेटल प्लेस्ड इन
जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, तो H के ऊपर वाले कैसे रिएक्शन करते हैं, कुछ जनरल रिएक्शंस ध्यान रखिएगा। H के ऊपर वाले मैग्नीशियम और मैंगनीज ये सिर्फ कोल्ड और डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करते हैं, और कोल्ड और डाइल्यूट के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, सिंपल एसिड की तरह ट्रीट हो रहा है, सिंपल एसिड की तरह ट्रीट हो रहा है। ये भी एक क्लास 10th का लॉजिक है। क्लास 10th की बुक में भी ये बात लिखी हुई है, जो कि एक महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि नॉर्मली नाइट्रिक एसिड आप देखोगे सभी अदर मेटल्स के साथ वाटर देता है। देख लीजिए आप, सभी अदर मेटल्स के साथ वाटर देता है, बट आप सिर्फ यही दो मेटल्स पाओगे जो सिंपल एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर रहा है। इसमें HNO3 सिंपल एक एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो ये बनेगा H2। जिंक और Fe के साथ 3-4 केसेस दिए हुए हैं। अगर बहुत डाइल्यूट है तो अमोनियम नाइट्रेट, डाइल्यूट है तो N2O, कंसंट्रेटेड है तो NO2। ठीक है, ये 3 केसेस हो गए। ये देख लीजिए, जिंक के साथ ये रिएक्शन दिया हुआ है। सेम विथ आयरन, बट आयरन कंसंट्रेटेड के साथ पैसिवेट होता है। ये मैंने एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे दी। Sn को देखिए, ये Sn वेरी डाइल्यूट के साथ नहीं करता रिएक्ट, डाइल्यूट के साथ अमोनियम नाइट्रेट, कंसंट्रेटेड के साथ तो चलो सभी NO2 देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेनिक एसिड, मेटास्टेनिक, और आपको नाइट्रेट जो है वो NO2 में कन्वर्ट होता हुआ दिख रहा है। फिर लेड के साथ डाइल्यूट में NO देगा, ध्यान रखिए, लेड और टिन डाइल्यूट के साथ अमोनियम नाइट्रेट, बट दिस डाइल्यूट के साथ NO देगा। कंसंट्रेटेड में कोई दिक्कत नहीं है, NO2 आ रहा है। कंसंट्रेटेड में देखो हर मेटल के साथ NO2 NO2 NO2। अब नीचे आ जाते हैं इधर, बिलो हाइड्रोजन इन ECS, हाइड्रोजन के नीचे है, तो थोड़ा सा लेड की तरह रिएक्शन दिखाते हैं ये, कि जब डाइल्यूट के साथ करोगे देखो NO आता है, कंसंट्रेटेड के साथ NO2 आता है। जिंक में डाइल्यूट के साथ क्या आ रहा था, देखिए जिंक में N2O आ रहा था, ध्यान रखिएगा, N2O आ रहा था। कॉपर में क्या आ रहा है, कॉपर में NO आ रहा है। कंसंट्रेटेड में नॉर्मली दोनों में वही आ रही है। ठीक है, कंसंट्रेटेड में वही आ रहा है। सिल्वर Ag प्लस में चला जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट में नॉर्मल। Hg जाएगा Hg22 प्लस, दैट इज मर्क्यूरस में जाएगा। ठीक है, मर्क्यूरस में जाएगा, वो देखिए जा भी रहा है मर्क्यूरस में। देन कम्स मेटलॉइड्स, तो मेटलॉइड्स के साथ, मेटलॉइड्स जनरली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि आपका लेड हो, सॉरी एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये जनरली कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करते हैं और NO2 देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, NO2 देंगे। ठीक है, टेबल याद हो जाना चाहिए। नाउ कम्स नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स भी ऑक्सीडाइज होते हैं बढ़िया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं। देखो कुछ नहीं बोला है तो कंसंट्रेटेड ही मानना है। ठीक है, ये बात मैं बता दूं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता, कुछ नहीं बोला है तो कंसंट्रेटेड ही मानना है। और नॉन मेटल्स को जब भी ऑक्सीडाइज करेगा NO2 ही देगा, नॉन मेटल्स को NO2 ही देगा, वो परेशान होने वाली बात नहीं है। और ये वाला जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जेई एडवांस 2019 के पेपर में था। क्या है, मैंने कल ही इसका सॉल्यूशन दिया है यूट्यूब पर, तो मुझे याद आया, जेई एडवांस 2019 के पेपर 2 में सेम ये रिएक्शन को मोल कॉन्सेप्ट के साथ इन्होंने जोड़ के पूछा था। ऐसा पूछा था कि 1 मोल रोम्बिक सल्फर को नाइट्रिक एसिड देंगे तो कितने मोल पानी मिलेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। बैलेंस करना था, NO2 पता होना चाहिए था, तभी होगा वो। P4 को H3PO4 सब में NO2 आ रहा है। ब्राउन रिंग टेस्ट बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, यूजेस देखने की जरूरत नहीं है। ये आ गया क्या, ये आ गया ऑक्जी एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस के ऑक्जी एसिड्स बताने की जरूरत नहीं है, केमिकल बॉन्डिंग में सब पढ़ा चुके हैं, सब स्ट्रक्चर्स पढ़ा चुके हैं, हीटिंग पहले से बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा एक बार, रिवाइज हो जाएगा। And these are the structures of oxy acids. Oxy acids के structure, naming, we have already done all these things. Then comes sulfuric acid. Then comes sulfuric acid. Sulfuric acid के बारे में भी जो मैक्सिमम बातें हैं वो आपको पता है। बनाने का तरीका क्या है, ये देखिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। सल्फर डाइऑक्साइड लिया जाता है, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, वैनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट होता है, SO3 में जाता है, SO3 में
सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, ठीक है, कमर्शियली बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड को, तो लैब में बना हुआ सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसको थोड़ा बहुत स्प्रे किया जाता है SO3 में, ड्राई SO3 में, तो वो ओलियम बना लेता है। और फिर जो आपने H2SO4 यूज किया था वो H2SO4 आपको रिवर्ट बैक मिल जाता है, क्योंकि जब आप ओलियम बनाओगे उसमें पानी डालोगे तो 2 मॉलिक्यूल्स H2SO4 के मिलते हैं। तो सिंपल तरीका है, ये पढ़ लीजिएगा, यही बातें लिखी होंगी, ठीक है, ओ सॉरी, वही बातें लिखी होंगी, देख लीजिएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज सिंपल है, एफिनिटी फॉर वाटर है, एबिलिटी टू एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एसिडिक कैरेक्टर है, मैंने बताया है बहुत बार सल्फ्यूरिक एसिड के तीन तीन रूप हैं। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, Ka1 बहुत बड़ा है, Ka2 छोटा होगा थोड़ा, ऑब्वियसली वो तो होता ही है। सिंपल रिएक्शन है एसिड बेस, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, GIOC में ये सब बहुत पढ़ लिए। ये रिएक्शन एक हो गया, थोड़ा अलग सा रिएक्शन है ये दोनों रिएक्शन। चेरिंग ऑफ शुगर, दिस इज चेरिंग ऑफ शुगर। शुगर में आप जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो कार्बन बन जाता है, काला हो जाता है शुगर। आप देखना ये रिएक्शन भी यूट्यूब पर होगा, बहुत लोगों ने कराया होगा ये रिएक्शन। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालो, शुगर काला हो जाता है, कार्बन, पानी पूरी तरह से निकल जाता है, पानी के पूरे पूरे मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, कार्बन बन जाता है, 11 मॉलिक्यूल्स बाहर। दूसरा रिएक्शन है H2C2O4। जब इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, अगेन यहां भी पानी निकल जाता है, यहां भी पानी निकल जाता है। याद होगा ये रिएक्शन आपको, ऑक्जेलेट आयन की टेस्टिंग में पढ़े थे ये रिएक्शन। जो गैस निकल रहा है, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम दैट कंफर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड ऑल्सो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की विच कंफर्म्स दैट CO2 इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर इन गैस, तो वो समझ में आता है। देन ये देखिए नॉन मेटल्स को ऑक्सीडाइज कर रहा है भाई, सल्फर को SO2 में ले आएगा, कॉपर को ऑक्सीडाइज करेगा, यहां पर एक चीज मिसिंग लग रही है मुझे, कॉपर को भाई जब ऑक्सीडाइज करेगा तो SO2 भी निकलना चाहिए, मिसिंग है, लिख लीजिएगा, SO2 भी निकलना चाहिए, ये गलत है, नहीं तो कॉपर एसिड की तरह रिएक्ट नहीं करता इसके साथ, कॉपर के साथ ये एसिड की तरह रिएक्ट नहीं करता, ऑक्सीडाइज करता है उसको, क्योंकि एसिड की तरह थोड़ी नहीं कर सकता है, H+ से नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में। कार्बन को CO2 में कन्वर्ट, Br- को पता ही है आपको, ये देखो ये ना थोड़ा सा रिएक्शन, ये क्या लिखना चाहा है मैं बता रहा हूं, ये KBr और ये जब डाइल्यूट H2SO4 है ना तब ये रिएक्शन होता है ऐसा, लेकिन जब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हो ये ऑक्सीडाइजर है और ये Br2 में कन्वर्ट करता है, यू नो इट वेरी वेल, ठीक है, ये टेस्टिंग में पढ़े हैं यार, ये तो ब्रोमाइड आयन की टेस्टिंग, ब्रोमाइड क्लोराइड की सब टेस्टिंग में पढ़े हैं। चलिए अब ये सल्फ्यूरिक एसिड का PCl5 के साथ रिएक्शन है, नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन है, पढ़ लेना दिख जाएगा। एंड FeCN6 इसके साथ रिएक्शन दिया हुआ है, सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ा हुआ है सब। देन यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड छोड़ो, सल्फ्यूरस एसिड ठीक है पढ़ा हुआ है, डाई बेसिक है, उसका स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं इसके, एक ये स्ट्रक्चर है, हम यही मानते हैं, बट ये भी माना जाता है कि एक अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में भी रहता है, दिस इज अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी मानी जाती है, दीज आर द टू पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। बट अगर आपको सिर्फ ड्रॉ करने आए तो आप इस स्ट्रक्चर को मानिएगा, ऑल्दो ये भी इसका वैलिड स्ट्रक्चर है, जैसा कि N2O3 के केस में मैंने बताया, कुछ वैसा ही सीन यहां भी है। चलो आगे बढ़ता हूं थोड़ा, ये आ गए हैलाइड्स एंड ऑक्सी हैलाइड्स, PCl3 PCl5, ये कुछ रिएक्शंस हैं। तो P4 विथ क्लोरीन फॉर्म्स PCl3, क्लोरीन के 6 मॉलिक्यूल्स यूज हुए, और P4 विथ SOCl2 SOCl2 इट इज +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सॉरी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, P4 ऑक्सीडाइजेस टू +3, ये ऑक्सीडाइज होता है। अभी ऑक्सीडाइज हुआ है ना बेटा, तो कोई रिड्यूस भी होना चाहिए, इसी वजह से यहां पर आप देखिए सल्फर +4 से नीचे आता है, S2Cl2 मोनोहेलाइड बनता है, इंपॉर्टेंट, ये S2Cl2 यहां पर इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि बेटा देखो SO2 आप निकाल रहे हो ठीक है, लेकिन SO2 निकालोगे सिर्फ और यहाँ कुछ नहीं लिखोगे तो रिएक्शन गलत है, क्योंकि फास्फोरस ऑक्सीडाइज हुआ है तो कोई रिड्यूस भी होना चाहिए। तो बात को मानो, सल्फर यहाँ रिड्यूस होता है, H2Cl2 बनाता है, ये एक्चुअली में मोनोहेलाइड HCl का डाइमर है, H2Cl2 लाइक दिस, मोनोहेलाइड का डाइमर है, पढ़ा चुका हूं पहले। फिर पानी में डालने से क्या हो रहा है, ये सब PCl3 PCl5 ये सब रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिंपल सिंपल रिएक्शन है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। PCl3 SO3 की बात हो रही है, SO3 कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये 3 रिएक्शंस है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही है, ये सिंपल देख सकते हो, सिंपल ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, देख सकते हैं, अब इतना तो सीख गए। यहां पर देखो जब रिएक्शन हो रहा है तो P4 का SO2Cl2 के साथ रिएक्शन है, और SO2Cl2 के साथ जब रिएक्शन हो रहा है तो यहाँ SO2 लिख दीजिएगा, चल जाएगा, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0 में, तो ये गया +5 में और ये गया +4 में। यहाँ कोई मोनोहेलाइड नहीं बनता है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ कोई मोनोहेलाइड नहीं बनता है सल्फर का, पॉइंट टू बी नोटेड। PCl5 बनाते वक्त नो मोनोहेलाइड इज फॉर्म्ड। फाइन, आगे कुछ और प्रॉपर्टीज। PCl3 PCl5 में पानी डाला, पार्शियल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बताया था, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो पहले आप पानी डालेंगे तो ऑक्सीजन डालो, क्लोरीन निकालो, इस तरह से पढ़ाया था ना, तो ये वही हुआ। PCl5 हीट कर दिए, ऐसा हो गया। देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले रिएक्शन, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले रिएक्शन, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वाले रिएक्शन। एक सेकंड वेट करना, तो पता नहीं कॉल बड़े देर से आ रहा है, देख लेता हूं मैं, एक सेकंड वेट करना। ओके, चलिए, तो हम थे PCl5 ओके फाइन। अब बेटा ये बात बड़े सिंपल रिएक्शंस हैं यार, जैसे सिल्वर के साथ PCl5 का एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सिल्वर को ये ऑक्सीडाइज करता है, PCl5 खुद रिड्यूस होता है PCl3 में, टिन के साथ भी करता है, टिन को ऑक्सीडाइज करता है, ध्यान रखिएगा टिन +2 में नहीं जाता, +4 में, टिन को मौका मिले वो तो +4 में ही जाना चाहता है, तो टिन जब ऑक्सीडाइज होता है वो SnCl4 में जाता है। बिल्कुल ये हॉट टॉपिक है, ये रिएक्शन मैं कहता हूं एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये रिएक्शन पूछा जा सकता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें ना कभी कभी दिमाग से निकल जाती हैं, और जेई थोड़ा इन बातों पे ज्यादा जोर डालता है। बच्चों को तुरंत लगता है +2 में जाएगा ना, +4 में जाता है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। Sn जब PCl5 के साथ कन्वर्ट होता है। अब ये PCl5 के स्ट्रक्चर के बारे में बात हुई है, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़े हैं बॉन्डिंग में, अभी देखने की जरूरत नहीं है। Now comes some of the miscellaneous compounds like sodium thiosulfate, Na2S2O3। सच में तो ये थोड़ा सा हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है, बट हीट करने से वो हाइड्रेटेड फॉर्म निकल जाता है। पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स, शायद 5 मॉलिक्यूल्स होते हैं पानी के इसमें, Na2S2O3.5H2O। चलिए कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, और फिर एक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड दिया होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत है, देख लेते हैं। पी ब्लॉक का नाइट्रोजन ऑक्सीजन खत्म, फिर अगली क्लास में हेलोजन भी खत्म कर देंगे, तो पी ब्लॉक बहुत जल्दी आपका खत्म होने वाला है। फिर बचेगा द ओनली टॉपिक मेटलर्जी, वो ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, वो तो हो जाएगा। चलिए प्रिपरेशन, ये 2 रिएक्शन बड़े जरूरी हैं इसके। पहला वाला रिएक्शन तो आपने पहले देखा भी होगा, सल्फाइट में सल्फर डालोगे, कम प्रोपोर्शनेशन हो रहा है। आप एक चीज ये समझिए, H2O3 2- की जब बात होती है, तो जब हम इसमें ऑक्सीडेशन नंबर पता करते,
तो आप नॉर्मली तो ऐसे कर लेते हैं 2x माइनस 6 बराबर -2, सो x इज इक्वल्स टू कितना 4/2 दैट इज +2। तो x यहाँ +2 है, आप एवरेज यही मान के चलो x +2 है, x +2 है, एवरेज यही मान के चलो। जब आप स्ट्रक्चर बनाते हो s s डबल बॉन्ड O माइनस दिस इज S2O3 2 माइनस। अब अगर आप इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग दोनों सल्फर एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना चाहोगे, जैसे अभी S4O6 में पूछा था ना, अभी फिलहाल एडवांस के पेपर में टेट्राथायोनेट में सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से पूछा था ना, O- डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस। तो क्या बताते थे हम इसमें, ये सल्फर जो है ये है 1 2 3 4 5, तो +5, ये है 0 पर, ये भी है 0 पर, ये है +5, ये चीज पढ़ाई जाती है, नॉर्मल सी बात है। मैंने भी रेडॉक्स के लेक्चर्स में ये चीज पढ़ाई थी और वो अगले ही साल एग्जाम में पूछा गया, तो ये कोई बहुत नई बात नहीं है। तो इसमें आप बोलते हैं 10/4 ऑक्सीडेशन नंबर है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। यहां भी अगर आप देखो तो 1 2 3 4, तो ये 4 है +4। यहां पर देखो तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो नेट निकल कर आ रहा है +4/2 विच इज 2। ठीक है, इसलिए इस तरह से करने पे एक एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आता है पर सल्फर एटम, आप देख सकते हो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर, आप इसका +2 ही मानोगे थ्रू आउट इट्स रिएक्शन। चलिए, तो ये एक कॉम प्रपोर्शनेशन हुआ 0+4। 0+4 जब भी दिखे कहां लाओगे, बीच में लाओगे यार, SO +2 में लाओगे, तो ऑब्वियस है। सल्फर में ये भी पता है रिएक्शन, नॉन मेटल्स डिस्प्रपोर्शनेशन इन बेसिक मीडियम, 5वीं 6वीं बार आ रहा होगा ये, ठीक है, अब तक तो याद हो जाना चाहिए। देन एंटीक्लोर है, क्लोरीन के साथ रेडॉक्स करता है, +2 है, ऊपर जाने की इच्छा है। क्लोरीन लाओगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन को हटा देता है, एंटीक्लोर बोलते हैं इसलिए इसको। क्लोरीन को क्लोराइड में कन्वर्ट करता है, खुद सल्फेट या बाईसल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, +6 में चला जाता है, सिंपल रिएक्शन। HCl के साथ, हाँ HCl के साथ ये रिएक्शन भी शायद पहले हमने सॉल्ट एनालिसिस में पढ़ा है, थायोसल्फेट HCl के साथ डिस्प्रपोर्शनेट करता है, HCl के साथ डिस्प्रपोर्शनेट करता है क्योंकि HCl इज नॉट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, so it will take H plus ions forming H2S2O3, और ये एसिडिक मीडियम में सल्फर और SO2, और डिस्प्रपोर्शनेट किस में करेगा, इसी में करेगा, +2 है तो डिस्प्रपोर्शनेट 0 + 4, याद रखना इसका, ये फॉर्मूला याद रखना 204 का, 204 थायोसल्फेट में काफी काम आता है। एंड दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन दिस एंड दिस, बिकॉज ये जो सल्फाइट है ये ऐसा नहीं करता, बट सल्फेट करता है, वो सिर्फ SO2 देता है, लेकिन ये एक वाइट येलो डिपोजिशन भी देता है सल्फर का, सॉल्ट एनालिसिस में पड़ा हुआ है। अब S2O3 के ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसके बाद एक्सेस डालने से डिसॉल्व हो जाता है, ये सब हमने डिटेल में पढ़े, इसको यहाँ से देखने की जरूरत नहीं है, इसको सॉल्ट एनालिसिस में हमने S2O3 2- में डिटेल में पढ़ा है, ये वही बातें लिखी हुई हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट में लिखी है, हमने वहां डिटेल में पढ़ा है, तो उसको डिटेल में पढ़िएगा, ज्यादा अच्छा है। देन कम्स ये रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है वो देखिए, किसको किस में कन्वर्ट कर रहा है वो देखिए, MnO4- को Mn2O3 में कन्वर्ट कर रहा है, और I3- को I- में कन्वर्ट कर रहा है। ये तो आपको पता ही है, आइडोमेट्रिक में हम यूज कर रहे थे, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज करें बहुत बार। हीटिंग इफेक्ट क्या है, पहले हीट करोगे तो इसमें, और ये भी आपको बताया था, सल्फर की कैटेनेशन S5 2- आयन, याद करो, हीटिंग ऑफ थायोसल्फेट, हीटिंग इफेक्ट्स में GIOC में पढ़ाया है, ये देखिए Na2S5 आ गया, 220 डिग्री हीट करने पे ऐसा होता है। रिएक्शन विद सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ लेड, तो थायोसल्फेट लेड प्रेसिपिटेट होता है, और इसी में जब पानी डालेंगे आप थायोसल्फेट में, जब आप पानी डालेंगे तो थायोसल्फेट गेट्स कन्वर्टेड टू PbS। ये सब क्वालिटेटिव एनालिसिस का पोर्शन है, थोड़ा एक बार अच्छे से वो पढ़िएगा, ठीक है, इसीलिए यहां पर मैं जल्दी जल्दी इसको स्किप कर रहा हूं, सब क्वालिटेटिव में पढ़ा हुआ है। H2O3 2- एक बार JDL खोल के फिर पढ़िएगा। देन ओके, देन यूजेस दिया हुआ है, एंड नाउ कम्स द लास्ट एजेंट which is H2O2 हाइड्रोजन peroxide।
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कभी कभी रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके रिएक्शंस भी जितने दिए हुए हैं इसमें अच्छे से पढ़ लेना। थायोसल्फेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट आपके लिए रहने वाला है H2O2। चलिए देखते हैं। सबसे पहला लेबोरेटरी प्रिपरेशन इसका है, यह है आपका बेरियम का परऑक्साइड। बेरियम के परऑक्साइड में जब हम H2SO4 डालते हैं तब आपको H2O2 मिलता है। देखो आपने जब भी देखा है H2O2 को बनते हुए, जनरली आप परऑक्साइड्स से ही पाते हो ना, परऑक्साइड से। परऑक्साइड्स में एसिड डाले तो बन गया, परऑक्साइड में पानी डाले तो बन गया। तो जनरली आप यही पाते हो कि जब आप परऑक्साइड्स लो और परऑक्साइड्स में पानी डालो, हीट करो, परऑक्साइड्स को हीट करने से भी यही देखा था, तो आपको H2O2 मिलता है जरूर। देन देयर इज नेक्स्ट रिएक्शन, एंड देखो ये रिएक्शन क्या दिया हुआ, द रिएक्शन बिटवीन एनहाइड्रस BO2 एंड स्लो एंड प्रैक्टिकली सीजेज आफ्टर सम टाइम टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेरियम सल्फेट ऑन BO2, सो हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड इज यूज्ड। ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर आप एनहाइड्रस यूज करोगे तो रिएक्शन स्लो है, क्योंकि प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है बेरियम सल्फेट की BaO2 में। लेकिन जब पानी के मॉलिक्यूल्स रहते हैं ऊपर उसके हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड में, वो लेयर नहीं बन पाती है। प्रैक्टिकल रीजन है, थ्योरेटिकली मत सोचना क्यों हुआ कैसे हुआ ना, थ्योरेटिकली नहीं सोचना, इस तरह से प्रैक्टिकली यूज करते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड ये आपका बनाया है क्या, हाइड्रेटेड बेरियम पेरोक्साइड। देन since H2SO4 can decompose H2O2 at higher temperature, therefore the reaction should be carried out at a lower temperature, या फिर आप H2SO4 ना ही यूज करो तो भी बेहतर है, H3PO4 can be used in place of H2SO4, क्योंकि H2SO4 can decompose H2O2, H2O2 को डिकम्पोज कर देता है H2SO4, ठीक है। इस वजह से बहुत हाई नहीं करते टेम्परेचर को, तो लो टेम्परेचर पे कर सकते हैं आप बेरियम पेरोक्साइड, एंड दिस इज द रिएक्शन। और ये करेंगे तो देखिए बेरियम सल्फेट और H3PO4 इसका फॉर्मेशन हो रहा है। ये क्या दिया हुआ है, H3PO4 कैन बी यूज्ड, ओके फाइन। बेरियम फॉस्फेट बना। अच्छा, बेरियम फॉस्फेट में जो H2SO4 था, ये यहां पर क्या बोला जा रहा है कि आपने अगर इसी में H3PO4 भी मिला दिया तो भी काम हो जाता है, क्योंकि वो इसके साथ रिएक्ट करता है। देखो बात क्या है यहां पर, बात शायद ऐसी कर रहा है कि अगर आप इसका एनहाइड्रस फॉर्म यूज करें, ऐसी बात कर रहा है शायद, एनहाइड्रस फॉर्म यूज करें तो इसमें H3PO4 रिएक्शन कर लेता है, H3PO4 रिएक्शन कर लेता है, क्योंकि यहां कोई सल्फेट तो बनेगा नहीं जो प्रोटेक्टिव लेयर बना ले। तो H3PO4 रिएक्शन करके फॉस्फेट और H2O2 बना लेता है, और फिर जो सल्फ्यूरिक एसिड आपका डला हुआ है, इसी में जो सल्फ्यूरिक एसिड डला हुआ है, वो सल्फ्यूरिक एसिड H2O2 को डिकम्पोज ना करके बेरियम फॉस्फेट के साथ एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन करे और बेरियम सल्फेट बना ले। तो ये कुछ प्रैक्टिकल तरीके हैं इसको करने के। ऑल्दो ये जो पहला रिएक्शन है यही रिएक्शन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस याद है ना, ये तो पता ही है। इलेक्ट्रोलिसिस जब करते हैं इसकी, तो इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताएं हैं। हाई डेंसिटी करंट देना पड़ता है, कंसंट्रेटेड होना चाहिए H2SO4। बाई प्रोडक्ट भी बनता है, पानी के मॉलिक्यूल्स भी जाएंगे एनोड में, ऑक्सीजन देने लगते हैं, थोड़े बहुत पानी के मॉलिक्यूल्स भी जाते हैं एनोड में, बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन की तरह भी मिलता है। फिर आपके पास मिल जाएगा मार्शल्स एसिड का NiNH2S2O8, उसमें पानी डालिए, हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, H2O2 ही तो मिलता है। नई बात नहीं है, पहले भी पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है। दिस इज द ऑटो ऑक्सीडेशन इंडस्ट्रियल मेथड। आपको लेना होता है 2-इथाइल एंथ्राक्यूनॉल, और वो एंथ्राक्यूनॉल कन्वर्ट होता है एंथ्राक्यूनॉन में। एंथ्राक्यूनॉल मतलब एंथ्रासीन में बीच में 2 OH लगा रहेगा। 2-इथाइल बोल रहा है, साइड वाले रिंग के 1-2 पे इथाइल, ये देखो बना होगा, ये देखो साइड वाले रिंग के 1-2 पे इथाइल, और ये एंथ्राक्यूनॉल। इसको एरियल ऑक्सीडेशन कराइए, एंथ्राक्यूनॉन बनता है, और आपका ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन लेके H2O2 बनाता है। दिस इज योर इंडस्ट्रियल मेथड। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, कमर्शियली यूज करने के लिए आसान होता है, देयरफॉर ये तरीका यूज किया जाता है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज।
फिजिकल प्रॉपर्टीज आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट कंपैरिजन इसका पानी के साथ बहुत होता है, तो उसको देख लीजिएगा। बॉइलिंग पॉइंट इज 423 is more than water, but the freezing point is less than water. Fine, just a fact to be remembered. H2O2 is kept in glass containers because traces of alkali metals ions from the glass can catalyze the explosive decomposition of H2O2. Therefore, aqueous solution is stored in plastic or wax lined glass containers, and some urea, phosphoric acid or glycerol is added to the solution because these compounds have been found to behave negative catalyst for the decomposition of H2O2. H2O2 भी बहुत तेजी से डिकम्पोज कर सकता है, एक्सप्लोसिव हो सकता है रिएक्शन H2O2 का, इसलिए उसको मेटल कंटेनर में ना रख के वैक्स लाइंड कंटेनर्स में रखते हैं। और कुछ ऐसे भी चीजें यूज की जा सकती हैं जैसे यूरिया हो गया, फॉस्फोरिक एसिड हो गया। ये लोगों को पाया गया है कि ये एक नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करते हैं। नेगेटिव कैटलिस्ट मतलब समझ रहे हो, उसके डिकम्पोजिशन को रोकने का काम करते हैं। थियोरेटिकली नहीं समझ सकते हम कि कैसे करते हैं, बस ये फॉस्फोरिक एसिड की एक प्रॉपर्टी समझ सकते हो आप कि वो H2O2 के डिकम्पोजिशन को रोकते हैं। ओके, दिस एसिडिक नेचर एक बहुत ही गंदा सा एसिड है। खैर पानी से बेहतर एसिड है, बट है तो गंदा एसिड। के इसका लगभग 10 की पावर -12 के आसपास होता है, पी के 12 के अराउंड है। फिनॉल से भी बुरा ये एसिड है, बट स्लाइट एसिडिक नेचर है। देखिए दिया होगा H+ छोड़ रहा है, HO2- 25 डिग्री पे ये दिया हुआ है। एक्वस सोल्यूशन ऑफ, अब ये रिएक्शन क्या है, देखो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है शायद। This is aqueous solution of H2O2 turns blue litmus red, which is then bleached by oxidizing property of H2O2. पानी में डालोगे तो थोड़ा सा जिसका जो लिटमस सोल्यूशन है ना, वो रेड कन्वर्ट होता है क्योंकि स्लाइट एसिडिक है, स्लाइट एसिडिक होने की वजह से। बट साथ ही साथ H2O2 एक ब्लीचिंग एजेंट भी है, एक ब्लीचिंग एजेंट भी है, तो वो ब्लीच कर देता है कलर को, वापस कलर न्यूट्रल दिखने लगता है। देन कार्बोनेट के साथ H2O2 का रिएक्शन है। क्या हो रहा है भाई, यहाँ पर कार्बोनेट ऑक्सीडाइज तो हो नहीं रहा है, यहाँ पर एक्चुअली में ना ये तो पर ऑक्साइड है। मेरे को लग रहा है ये एसिड बेस रिएक्शन है, इसकी एसिडिक इस नेचर को दिखाया जा रहा है। H+ दे रहा है ये भाई, H+ दे रहा है और H2CO3 बना रहा है जो कि H2 और CO2 में टूट रहा है। ये देखो H+ दे रहा है, एसिडिक प्रॉपर्टी है इसकी। यहाँ पर भी ये एसिडिक प्रॉपर्टी है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और एसिड के साथ पानी बन रहा है, और पानी बन के बेरियम पर ऑक्साइड है ये, और जो पानी बना वो पानी बन के इसी में हाइड्रेटेड मॉलिक्यूल्स की तरह चिपक जा रहा है। ये देखो, तो ये भी इसमें एसिडिक नेचर आ रही है H2O2 की, H2O2 की एसिडिक नेचर आ रही है। अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट 1 or 2 slides where we will be discussing about the oxidizing property of this. एसिडिक मीडियम में किसको किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, कुछ नई बात मिलेगी तो उसको मार्क करेंगे। पीबीएस को एक्सपेक्टेड था, देखो ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस होगा, H2O2 H2O में जाएगा, ठीक है, H2O में जाएगा। इसको बैलेंस करना भी आपको आना चाहिए। ये नेसेंट ऑक्सीजन वगैरह छोड़ो, आप बस ये फाइनल रिएक्शन देखो, बैलेंस करना तो आता है, ठीक है, ये फाइनल रिएक्शन। देन फिर आया H2S, देखो H2S अगेन किस में जा रहा है, सल्फर, इंपॉर्टेंट। H2S को मैं बार बार कह रहा हूं इंपॉर्टेंट, H2S जा रहा है किस पे, सल्फर में। फिर आ जाओ I- I2 में जाएगा, और I2 में जाएगा तो फिर I- एक्सेस में है तो I3- लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्रोड्यूसेस डीपर ब्लू कलर विथ एसिडिफाइड H2O2, फाइन। देन ये सब नॉर्मल रिएक्शन है। आर्सेनाइट आर्सेनेट में गया, सल्फाइड सल्फेट में गया, I- I2 में गया, सल्फाइड सल्फेट में गया। देखो ये सल्फाइड नॉट H2S ना, फ्रॉम मेटल सल्फाइड बात हो रही है, नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल। फेरस फेरस फेरिक में गया, देन ये फेरोसाइनाइड फेरिसाइनाइड में गया। ये सब रिएक्शंस नॉर्मल रिएक्शंस है। अब ये देखिए, अब कुछ ऑर्गेनिक रिएक्शंस दिए होंगे। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन बना सकते हैं आप, ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस है। खैर ये तो नहीं, ये वाला ऑर्गेनिक रिएक्शन है। हाइड्रोजन से नाइट्रोजन बना सकते हैं, ऑक्सीडाइज कर दिया तो ऑब्वियस भी है यार, N2H4 ऑक्सीडाइज होगा तो किस में जाएगा, हाइड्रोजन हटेगा तो वो H2O में जाएगा और ये आपका नाइट्रोजन देगा। देन दिस इज फेंटन्स रिएजेंट, फेंटन ये ऑर्गेनिक में पढ़ाया होगा मैंने, तो ये बेंजीन से फिनॉल बना देता है, H2O2 में डालेंगे आप इसमें तो फेंटन्स रिएजेंट फिनॉल बनाता है।
एल्कलाइन मीडियम में देख लेते हैं इसकी ऑक्सीडाइजिंग नेचर को, कुछ नया दिखेगा तो बात कर लेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है देखिए क्रोमियम का +3, तो क्रोमियम +6 में जाएगा। और डाइक्रोमेट तो रहता नहीं बेसिक मीडियम में, कौन रहता है? क्रोमेट रहता है। बेसिक मीडियम में क्रोमेट रहता है, ये लीजिए क्रोमेट बना। ये देखिए बोरेट है, ये इसमें जाता है, याद है ये बोरॉन फैमिली में भी पढ़ाए थे, वॉशिंग पाउडर में यूज होता है ये, ठीक है। सोडियम पर बोरेट नाम था, पर ऑक्सोबोरेट, याद है ये बोरॉन फैमिली में भी पढ़ाए थे, ब्राइटनर इन वॉशिंग पाउडर यूज होता है। रिड्यूसिंग एजेंट, देखिए भैया रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन भी दे सकता है, इस रिएक्शन के तहत ये कभी कभी रिड्यूसिंग एजेंट का भी काम करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। चलिए देखिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम कब कब करता है। alkaline solution, its reducing character is more than in acidic conditions। रिएक्शन देखिएगा, Ag2O, देखो स्लाइट ऑक्सीडाइजर आ गया ना, जब स्लाइट ऑक्सीडाइजर आ जाए तो ये रिड्यूस हो जाएगा, जब ऑक्सीडाइजर आ जाए इसके पास, ये ऑक्सीडाइजर है। O3, अरे अच्छा ऑक्सीडाइजर है, ये देखो फेरीसाइनाइड, अच्छा ऑक्सीडाइजर है, फेरीसाइनाइड फेरो में चला जाएगा, +3 से +2, चेक करो, +3 से +2। ये इस समय H2O2 ऑक्सीडाइज हो रहा है O2 में, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओजोन, ये रिएक्शन अभी पहले बता दिया, Ag+1 Ag में चला जाएगा। अब ये सब आप इसमें मैच्योर हो गए होगे। ये देखिए इट रिड्यूसेस गोल्ड क्लोराइड सॉल्यूशन टू फाइनली डिवाइडेड मेटेलिक गोल्ड विच अपीयर्स ग्रीनिश ब्लू बाय ट्रांसमिटेड लाइट एंड ब्राउन बाय रिफ्लेक्टेड लाइट। ये प्रॉपर्टी है, ये बहुत पहले मैंने पढ़ा था तो मुझे ध्यान है ये प्रॉपर्टी, ठीक है, बड़े दिन बाद ये प्रॉपर्टी मेरे नजर के सामने आई। गोल्ड क्लोराइड के सॉल्यूशन को गोल्ड में कन्वर्ट करता है। Au+3 अच्छा ऑक्सीडाइजर है, Ag+1 से भी बेहतर है। Ag+1 तो चलो रह लेता है Ag+1 के फॉर्म में, Au+3 बिल्कुल पागल रहता है, मुझे गोल्ड में जाना है, मुझे गोल्ड में जाना है, मैं सोना था, सोने से मैं क्या हो गया, मुझे फिर सोना बनना है, सोना बनना है, बन जाओ। तो H2O2 इस तरह से ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है। अब देखिए बाकी तगड़े ऑक्सीडाइजर्स यूज हो रहे हैं यार, देखो ये एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में MnO2, बिल्कुल, ये OCl-, ब्लीच स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, IO4- स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर, IO3- में आएगा। क्लोरीन अच्छा ऑक्सीडाइजर, देख लीजिए। तो जब अच्छे ऑक्सीडाइजर हैं तो फिर H2O2 ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब ऐसे नॉर्मल फेरस वेरस आयन है तो तब H2O2 उनको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो बीच का है ये, दोनों काम करता है। रिएक्शंस इसके देख लीजिए। टेस्ट याद है? टेस्ट बताने वाला नहीं हूं मैं, ये टेस्ट आपको फिर से याद दिला दे रहा हूं। CRO5 वाला टेस्ट याद है? ब्लू कलर सोल्यूशन आता था, एमाइल अल्कोहल में डालते थे, सोल्यूशन स्टेबल रहता था, कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से। डाइक्रोमेट का टेस्ट में पढ़े थे, उसको H2O2 के टेस्ट के फॉर्म में भी बताया गया है। कोई दिक्कत नहीं, आप देख लीजिएगा, ये आपको समझ आ जाएगी बातें, ठीक है। ये टेस्ट है एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली। This is end of nitrogen and oxygen family, and now we are left with the next 2 lectures that will be completed this week, और इस महीने आपका by the end of February we will complete our IOC course and then problem solving will start, because only metallurgy is left, वो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मेटलर्जी बहुत जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसके 2-3 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड रखे हुए हैं मेरे पास, लेकिन शुरुआत के लेक्चर्स मेरे को फिर से बनाने पड़ेंगे। तो मेटलर्जी सिर्फ बचेगा, वो कर लेंगे। आप अच्छे से रिवीजन करते जाइए, थोड़ा पढ़ने वाली चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें, 2-4 बार देखेंगे तो ठीक है, याद हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है 100% चीज़ें याद रहें आपको, उतनी भी ज़रूरी नहीं है, बट 2 बार 3 बार देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी याद रह जाएं तो वो इनफ है, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर बीइंग देयर।